अरे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 8। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स के बारे में, और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को देखेंगे। और अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बच गया तो हम लोग देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। और इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे एलर्जी, देखेंगे ब्रोंकियल अस्थमा, देखेंगे हे फीवर, देखेंगे, ठीक है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक भी देखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे, एलर्जी वगैरह को भी हम लोग इसी में देखेंगे। ठीक बच्चों, तो वो बात की बात है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एंटीबॉडी स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में। लेकिन जैसा कि हम लोग हर लेक्चर में करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पुराने लेक्चर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पुराने लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद बेटा फिर हम लोग आगे आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए बेटा कि अगर हम पुराने लेक्चर की बात करते हैं तो हमने तो एक क्या बात की थी बेटा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक इस तरीके का सिस्टम होता है बेटा जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है। और इसके जो जीन्स होते हैं, मैंने क्या बोला था, इसके जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं, वो प्रोटीन बनाएंगे, और वो सेल सरफेस प्रोटीन जो होगा बेटा वो जाकर सेल्स पर अटैच होगा, ठीक है। इसी को मैंने क्या बोला था, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये सबसे पहले डिस्कवर कहां पर हुआ था बेटा, ल्यूकोसाइट्स पे, और इसीलिए इसको बोला गया ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसी को हम लोग ने क्या बोला था, एचएलए सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फिर मैंने बताया था कि हम लोग क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, हैप्लोटाइप। तो हैप्लोटाइप के बारे में मैंने ये बताया था, क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन्स का जो सीक्वेंस होता है, जो डिस्प्ले होता है, उसी को मैंने क्या बोल दिया था बेटा आपको, हैप्लोटाइप, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि MHC1 और MHC2 क्या होता है। MHC1 कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, MHC1 ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट मींस कि वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं MHC2 की, तो वो प्रेजेंट होता है बेटा आपके एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स के ऊपर। और एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स को मैंने तीन तरह का बताया था। एक था बेटा आपका मैक्रोफेज, एक था आपका बी लिम्फोसाइट, और एक था आपका डेंड्राइटिक सेल्स या लैंगरहैंस सेल्स। तो मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया था। एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स क्या काम करती है उसको मैंने कई बार आपको बता रखा है बेटा। ये अपने सरफेस पर एंटीजन को प्रेजेंट करती है विद द हेल्प ऑफ MHC2 प्रोटीन, सेल सरफेस जो प्रोटीन होता है बेटा। और फिर इसको रिकॉग्नाइज करती है आपकी टी सेल, और टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 बनाती है। टी हेल्पर 1 अपना अलग काम करती है बेटा, टी मेमोरी और टी किलर बनाएगी। और टी जो आपका क्या था बेटा, बताइए, जो टी हेल्पर 2 थी वही एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट्स की कुछ इंटरल्यूकिन्स की हेल्प से। और फिर इसी को हम लोग क्या जनरेट करते हैं बेटा, इसी में हम लोग बी मेमोरी और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। किस तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रेगुलेट कर रहा होगा, इसके पूरी जानकारी बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दी थी, ठीक है। और ये वाला डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि किस तरीके से मैक्रोफेज जब लिम्फ नोड में पहुंचती है तो वो किस तरीके से टी हेल्पर सेल से क्या होती है, इंटरेक्ट करती है। टी हेल्पर सेल्स बहुत सारे इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, और इंटरल्यूकिन जब रिलीज करते हैं तो वो अलग अलग सेल में भी चेंज होंगे और बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। वही सेम चीज मैंने क्या बताया था बेटा, MHC1 किससे इंटरेक्ट करता है बेटा, डायरेक्टली CD8 सेल से। लेकिन याद रखिएगा उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो इनअडेक्वेट आता है। अडेक्वेट रिस्पॉन्स के लिए जब हमें चाहिए होगा बेटा तो उनके सरफेस पर एंटीजेनिक मार्कर होना चाहिए, जो कि MHC1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सी सेल हो सकती है बेटा, आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसरस सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था बेटा। फिर मैंने आपको बता दिया था ये सब चीजें कि टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ठीक बच्चों। टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को भी बेटा हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बस याद रखिएगा कि इसकी प्री कंडीशंस क्या होती हैं। एक तो हमें ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ेगा, एक हमें टिश्यू मैचिंग करनी पड़ेगी बेटा, टिश्यू टाइपिंग करनी पड़ेगी, और थर्ड और लास्ट मैंने क्या बताया था, हमें प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव हमें इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ेगा। और एक सेलेक्टिव इम्यूनो सप्रेसेंट को मैंने बताया था जो कि होता है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये रिलीज किया जाता है
बताइए, एक फंगस के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये पूरी चीजें, जो जितनी भी चीजें आती है बेटा, मैंने हर एक चीज को बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया है। और इतनी बारीकी से एक्सप्लेन किया बेटा कि आप अगर बिगनर्स भी हैं तो आपको हर एक चीज का अंदाजा लग गया होगा कि मैंने हर एक प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ठीक बच्चों, मुझे खेद है कि बहुत सारे बच्चे देखते जरूर हैं वीडियो, और देखने के बाद सब्सक्राइब तो छोड़िए, वो लाइक भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात बेटा ये है कि अगर आप देख रहे हैं तो कम से कम आप इन लेक्चर्स को अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि ये लेक्चर दूर, मतलब कि आपके अदर कलीग्स तक भी पहुंचे और उनको भी फायदा मिले बेटा। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चे, चलिए। तो अब प्री रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दी थी बेटा, और फिर मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या होता है। एक मैंने बताया था ऑटोग्राफ्ट, एक मैंने बताया था बेटा क्या आइसोग्राफ्ट, एक मैंने बताया था क्या एलोग्राफ्ट, और एक मैंने क्या बताया था जीनोग्राफ्ट। क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। जो बेस्ट मैचिंग होती है वो सेल्फ में होती है, मतलब कि बॉडी के एक पार्ट से टिश्यू को निकाल कर बॉडी के दूसरे पार्ट में ग्राफ्ट करना बेटा क्या करा रहा था आपका ऑटोग्राफ्ट, और ये बेस्ट होता है, मतलब कि इसके रिजेक्शन के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक बच्चों, तो इसी को मैंने सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सेल्फ, फिर मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक ट्विंस, मतलब कि आइडेंटिकल ट्विंस, या फिर मैंने थर्ड बताया था बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिबलिंग्स, उसके बाद पेरेंट्स, और उसके बाद अनरिलेटेड डोनर। और फिर मैंने वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी आपको लिखवाया था बेटा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए याद रखिएगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या बेटा? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। मुझे लगता है ये पूरे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जब मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस कर ली बेटा, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लास्ट पार्ट जो मैं आज डिस्कस करूंगा दैट इज एंटीबॉडी, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, व्हाट इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और व्हाट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसको आप याद कर लीजिएगा कि बहुत बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक बच्चों, चलिए तो हम अब स्टार्ट करेंगे। एक ये देखिए, ये सब मैंने पढ़ा दिया था बेटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थैंक यू का स्लाइड बाद में देखेंगे, क्योंकि हमको अभी पढ़ना स्टार्ट करना है बेटा क्या आपका आज का लेक्चर। ठीक, चलिए तो हम लोग आज सबसे पहले क्विक रिवीजन हो गया बेटा, हमारा क्विक रिवीजन हो गया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप के बारे में। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी, ठीक है, इसी को आप और क्या बोल देते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। आ गई बच्चे बात समझ में? मैंने क्या एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और एक नाम मैंने और बताया था अगर आपको याद आ रहा होगा तो। एक तो मैंने बताया था एग्लूटिनोजेन, जो कि होता है आपका एंटीजेन, और एक होता है एग्लूटिनिन्स। तो एंटीबॉडी को बेटा हम लोग कभी कभी एग्लूटिनिन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? एग्लूटिनिन्स, एग्लूटिनिन्स। अब मुझे बहुत अच्छे से एक बात पता है, मुझे बहुत अच्छे से एक बात पता है बेटा कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किस इम्यूनिटी के अंदर आती है, एंटीबॉडी किस इम्यूनिटी के अंदर आती है बेटा? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कितनी बार बताया है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोला है बेटा? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसी को आप क्या बोल देते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोल देते हैं बेटा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्योंकि हमारे बॉडी फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमर बोलते हैं, और ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी फ्लूइड्स में रहती हैं, मतलब ब्लड में रहेंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहेंगी, और सेक्रेशंस में रहेंगी। ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा? बॉडी फ्लूइड्स, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट अपने को समझ में आ गया। अब ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया तो मुझे बताइए
कि AMI इज कंट्रोल्ड बाय या रेगुलेटेड बाय, AMI यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी रेगुलेटेड बाय किससे बेटा? बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। ये मैंने कितनी बार आपको बता रखा है। कैसे? क्योंकि बी लिम्फोसाइट जब डिफरेंशिएट होती है, कैसे डिफरेंशिएट होती है, हर चीज को बेटा मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं बेटा, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर बनाती है प्लाज्मा सेल। बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर बनाती है आपकी बेटा प्लाज्मा सेल्स। क्या बनाती है? प्लाज्मा सेल्स। ठीक, अब अगर हम लोग प्लाज्मा सेल्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग बेटा प्लाज्मा सेल्स के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं प्लाज्मा सेल किस तरीके से दिखती होगी। ये है बेटा आपकी प्लाज्मा सेल। ये है क्या बच्चा? आपकी प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल्स को ही हम लोग एक नाम और देते हैं बेटा, दैट इज कार्टवील सेल। क्या नाम देते हैं बेटा? कार्टवील, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कार्टवील टाइप का दिखता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्टवील शेप, कार्टवील सेल्स। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि ये क्या फॉर्म करती हैं। ये क्या फॉर्म करती हैं बताइए? एंटीबॉडीज। ये फॉर्म करती हैं बेटा आपकी एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। आ गई बात समझ में? ठीक बच्चों, अब इसी एंटीबॉडीज को हम लोग को डिस्कस करना है, इसी एंटीबॉडीज को बेटा हम लोग को डिस्कस करना है आगे। वो अभी जो डायग्राम अभी छूटा है उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग कुछ हैंड रिटन भी बनाएंगे डायग्राम। ठीक, तो मैंने अगर एंटीबॉडीज के बारे में बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है बेटा? मुझे एंटीबॉडीज के बारे में बात करनी है। तो याद रखिएगा, एंटीबॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी इज ए antibody is a कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। ये वाला पॉइंट बेटा याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोला बेटा मैंने? ग्लाइकोप्रोटीन। और मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका मतलब ये प्रोटीन है। तो अरे बेटा प्लाज्मा प्रोटीन है ना बच्चा? ठीक है, अब एक चीज और है ना, अब ग्लाइकोप्रोटीन है तो इट इज फॉर्म्ड बाय formed by formed by 4 polypeptide chains, 4 polypeptide chain, 4 polypeptide chain। आ गई बात समझ में? ठीक बच्चे, मैंने क्या यहां पर लिखा है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और ये फॉर्म्ड बाय 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। मुझे एक बात बताइए कि जब कभी आपने बायोमोलिक्यूल गलती से पढ़ा होगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में लोगों को पता नहीं, बच्चों को बहुत डर लगता है, बट इजी चैप्टर है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा उसको भी। ठीक है, लेकिन वो 11th में पढ़ाऊंगा, तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए जैसे आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तभी फॉर्म होता है जब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने क्या बोला? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तभी होता है जब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, और मुझे बताइए कि ये प्रोटीन है और मैंने यहां पर लिखा है फॉर्म्ड बाय
4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसका सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि ये आपका शो करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्या ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता बेटा आपसे? बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या मुझे बच्चे जो देख रहे होंगे इसको, मुझे बताइए कि एक ऐसे प्रोटीन का नाम बताइए, बहुत फेमस प्रोटीन का नाम बताइए जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को शो करता है। बताइए क्या है? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड, ठीक है बेटा। वो बना होता है, देखिए हीमोग्लोबिन 3 तरह के होते हैं आपके, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन F। मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन ए, एडल्ट हीमोग्लोबिन A1 मतलब A1, और फिर होता है बेटा आपका एक फिटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, कैसे कैसे होता है इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन 11th वाली क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो उन वाले लेक्चर्स को आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन शो करता है? आपका प्रोटीन शो करता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये मोनोवेलेंट, अब ये मोनोवेलेंट क्या है अभी समझ में आ जाएगा बेटा। ये क्या होता है आपका मोनोवेलेंट? मोनोवेलेंट। ठीक है, इस चीज को बेटा याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगा आपके मोनोवेलेंट। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, मोनोवेलेंट समझ में आ गया। अब ये बना होता है टू लाइट एंड टू हैवी चेन से। मैंने क्या बोला बेटा? ये बना होता है टू लाइट चेन से, लाइट चेन्स, और टू आपकी होती है बेटा हैवी चेन्स। टू होती हैं आपकी हैवी चेन्स। आ गई बात समझ में? टू लाइट चेन्स और टू हैवी चेन्स, और इसीलिए इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2। ठीक है, टू हैवी और टू लाइट चेन्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, तो हर एक चीज को मैं यहां पर आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब आइए हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात, आइए देखते हैं। चलिए, ऐसे नहीं बन पाएगा, इसको हम लोग को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका हो गया वाई स्ट्रक्चर बेटा, वाई। ठीक, ओह, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका, आपकी टू हैवी चेन्स। ये आपकी क्या हो गई बेटा? टू हैवी चेन्स हो गई। ठीक है, चलिए, ये आपकी हो गई टू हैवी चेन्स। अभी बताऊंगा वेरिएबल रीजन क्या होता है, नॉन वेरिएबल रीजन क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। ये मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूं बेटा ताकि आपको आपको भी ये चीज बनानी आनी चाहिए। ठीक, चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये टू हैवी चेन्स हो गई, और अब लोग हम लोग बताएंगे टू लाइट चेन्स। टू लाइट चेन्स बनाएंगे।
ये हो गई बेटा आपकी 2 लाइट चेन्स। ये मैंने क्या बना दिया, 2 लाइट चेन्स। फिर 2 हैवी चेन्स, ठीक है, ये वाली 2 हैवी चेन्स, और ये दोनों क्या है बेटा आपकी 2 लाइट चेन्स। ठीक है, चलिए अब इसमें भी हम लोग देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग बेटा डिवाइड कर दिए। तो जहां पर मैं व्हाइट कलर कर रहा हूं बेटा, जहां पर मैं एक तरफ मैं व्हाइट किया, इधर भी मैं व्हाइट कर देता हूं। ये वाला होता है बेटा लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। और अगर हम बात करते हैं यहां पर, जब मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा, तो ये होता है हैवी चेन का वेरिएबल रीजन। ये होता है हैवी चेन का वेरिएबल रीजन। आ गई बात समझ में? तो ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है, और ये लाइट चेन का क्या है बेटा आपका वेरिएबल रीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट रीजन भी होता होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कांस्टेंट रीजन की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो ये है आपका कांस्टेंट रीजन। ये है बेटा क्या आपका कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। ठीक, आ गई बात समझ में? और अगर हम लोग बात करेंगे, ये है कांस्टेंट रीजन ऑफ, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं बेटा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। अब देखिए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बेटा आपस में जुड़ी होती हैं एक बॉन्ड के थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई सल्फाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा? डाई सल्फाइड लिंकेज। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाई सल्फाइड लिंकेज। ठीक है, इधर भी डाई सल्फाइड बन गई, और इधर भी बेटा क्या बन जाएगा आपका डाई सल्फाइड लिंकेज। अब ये डाई सल्फाइड लिंकेज अगर आपने पढ़ रखा होगा बेटा बायोमोलिक्यूल अच्छे से, ठीक है, तो आपको ये बात पता होगा कि डाई सल्फाइड जो बॉन्ड बनता है बेटा, जो डाई सल्फाइड जो बॉन्ड बनता है, वो बनता है एक अमीनो एसिड में, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मुझे ये बताइए कि कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, बताइए बेटा, पता है आपको क्या? ठीक है, ये आपका डाइसल्फाइड लिंकेज है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? तो ये क्या है आपका डाइसल्फाइड लिंकेज, और यहां पर जो अमीनो एसिड इंवॉल्व होता है दैट इज सिस्टीन। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, याद रखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, याद या नाम याद होना चाहिए, मेथियोनीन एंड सिस्टीन। मेथियोनीन एंड सिस्टीन क्या होते हैं बेटा? आपके आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि सिस्टीन में एक सल्फा हाइड्रिल ग्रुप होता है, और सल्फा हाइड्रिल ग्रुप होने के कारण इसमें क्या बनता है आपका डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है बेटा, जब इनके डाइसल्फाइडिल ग्रुप आपस में सामने सामने आ जाएंगे, तो ये क्या फॉर्म करते हैं आपके, क्या फॉर्म करते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। तो एक चुपके से हम लोग एक बात और याद रख लेंगे कि यहां पर जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व है दैट इज सिस्टीन। और याद रखिएगा, सिस्टीन आपका क्या होता है? सिस्टीन आपका होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब मुझे बताइए बेटा कि बायोमोलिक्यूल में ही आपने पढ़ रखा होगा, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेटा, तो आपने पढ़ा होगा एन टर्मिनल और सी टर्मिनल।
ठीक है, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। ठीक है, और आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जो भी कोई अगर प्रोटीन अगर आपके साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है तो वो ऐसे सिंपल फॉर्म में नहीं पड़ा होता है, वो ज्विटर आयन के फॉर्म में पड़ा होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, सुनना बात ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है बेटा, शॉर्ट मतलब कि ये हैवी चेन है और ये आपकी लाइट चेन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये जो आपकी लाइट चेन और चाहे हैवी चेन हो, यहां पर इसके जो टर्मिनल्स होंगे, यहां पर अगर मैंने बोल दिया ये एन टर्मिनल, तो ये NH3 पॉजिटिव यहां पर भी होगा और NH3 पॉजिटिव यहां पर भी होगा। यहां पर भी बेटा आपका क्या होगा, NH3 पॉजिटिव, और यहां पर भी क्या होगा आपका NH3 पॉजिटिव। तो ये वाला टर्मिनल क्या हो गया आपका, एन टर्मिनल। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका सी टर्मिनल, मतलब कि यहां पर हो जाएगा COO निगेटिव। ठीक है, और यहीं पर हो जाएगा आपका COO निगेटिव, ये हो जाएगा आपका COO निगेटिव, और ये भी आपका हो जाएगा बेटा क्या, COO निगेटिव। ठीक है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स यानी कि जो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो ज्विटर आयन के फॉर्म में होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अब याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, एकदम ध्यान से समझना। ये वाली जो साइट है, ये वाली जो साइट है बेटा, ये वाली जो साइट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट। एंटीजेन बाइंडिंग साइट क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, एंटीजेन बाइंडिंग साइट। एंटीजेन बाइंडिंग साइट, एंटीजेन बाइंडिंग साइट। तो देखिए, जब एंटीजन बाइंडिंग साइट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा एक हैवी चेन और एक लाइट चेन इन्वॉल्व है। एक हैवी चेन और एक आपकी लाइट चेन, ये हैवी चेन और उसमें भी क्या, वेरिएबल रीजन इन्वॉल्व है। देखो, ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं बेटा कि ये वाला जो है वेरिएबल रीजन ऑफ वेरिएबल रीजन वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। आ गई बच्चे बात समझ में? ये क्या है आपका, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी हैवी चेन। आ गई बात समझ में बच्चों? चलिए, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट रीजन ऑफ, ये दोनों, ये ग्रीन और ये वाला रेड, ये जो येलो है बेटा। ठीक है, तो ये होगा आपका कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। आ गई बात समझ में? तो मैंने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में जो जो भी बेटा आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते थे, हर चीज को मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक चीज मैं यहां पर मैं आपको और डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एपिटोप एंड व्हाट इज पैराटोप। आप इसको देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। कोई दिक्कत नहीं बेटा? चलिए, तो अब हमने ये तो देख लिया। ठीक, अब याद रखिएगा
कि जो आपका कांस्टेंट रीजन होता है बेटा, ये आपकी जनरल प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे डिफ्यूजिबिलिटी की प्रॉपर्टी को ये शो करता है। चलिए, अब यहां पर अगर हमने देख लिया तो अब एक चीज हम लोग और देखना चाहेंगे बेटा, दैट इज, आइए देख लेते हैं फटाफट उसको भी फटाफट देख लेते हैं। चलिए बेटा, आपका थोड़ा मैंने टाइम बचा लिया। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बोला कि ये है आपका एंटीजन, ठीक है, और ये है आपका एंटीबॉडी, और इसका ये क्या है, वेरिएबल रीजन लाइट चेन का, वेरिएबल रीजन हैवी चेन का, और ये कांस्टेंट रीजन है। तो देखिए वेरिएबल रीजन में आपका क्या क्या जुड़ रहा है बेटा, एंटीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो जहां पर एंटीजन जुड़ेगा, जहां पर एंटीजन जो ये बेटा एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन की, जहां पर एंटीजन एंटीजन जिस पॉइंट से एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है, जिस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, एपिटोप। और जहां पर एंटीबॉडी वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पैराटोप। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये पॉइंट तो अपने को पता ही है, कि एक एंटीबॉडी से, एक मोनोवेलेंट एंटीबॉडी से दो एंटीजन पॉइंट हो सकते हैं, कि यहां पर और एक यहां पर। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। अब ये पॉइंट्स अगर समझ में आ गए बेटा, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि देखिए पुरानी एनसीईआरटी में बेटा, कि अगर हम बात करें कि पूरे अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें तो उसमें लगभग कितने जीन्स होते हैं आपके, लगभग 30,000। और आपको मैंने बताया था कि जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक होती है। और स्पेसिफिक होती है मतलब कि हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनेंगी। हर एक एंटीजन के लिए क्या बनेगा बेटा, आपका एक अलग अलग एंटीबॉडी बनेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग अलग, तो एक जीन से हम लोग एक एमआरएनए बनाएंगे और फिर एक क्या बनाएंगे, आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन बनाएंगे। तो मुझे बताइए कि मैक्सिमम हम लोग कितने एंटीबॉडीज को फॉर्म कर सकते हैं, लगभग 30,000 एंटीबॉडीज के टाइप को ही फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या, हमारे एनवायरनमेंट में मिलियंस ट्रिलियंस टाइप का बैक्टीरियाज हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उन हर के खिलाफ जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनके खिलाफ हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो कि स्पेसिफिक होती है, वो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज बनाएगी। तो मुझे बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आइए देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। इधर देखिए, अगर हमने बात किया, मान लीजिए, तो ये पॉइंट्स, अगर आपने थोड़ा बहुत जेनेटिक्स पढ़ रखी होगी बेटा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जेनेटिक्स पढ़ रखी होगी, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपके क्या हो गए, मान लीजिए ये आपके हो गए इंट्रॉन्स। ये क्या हो गए बेटा, आपके इंट्रॉन्स, सपोज कर लीजिए, ठीक है, और बीच में क्या हो गए आपके एक्सॉन्स। इसको हम लोग एक्सॉन ले लेते हैं, ये एक्सॉन E1, ये E2 और ये E3। मुझे बताइए कि जब आरएनए स्प्लाइसिंग होती है बेटा, तो हम लोग, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो आपके एक्सॉन्स होते हैं ये आपके कोडिंग पार्ट होते हैं, बेटा, और इंट्रॉन्स आपके नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रॉन्स की, इंट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट। अब मुझे बताइए कि जब हम इसको आरएनए स्प्लाइसिंग करके जब हम लोग एक्सॉन्स को जोड़ेंगे, तो हम लोग इसमें रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम लोग मान लिए रिकॉम्बिनेशन करके जोड़ दिए, तो एक तो यही हो गया E1, E2, E3, एक हो गया बेटा E3, E2, सॉरी E3, E1, E2, या एक हो सकता है
E2, E1, E3, ऐसे हम लोग बहुत सारा बेटा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ठीक है, तो बताइए एक जीन से हम लोग ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन है। तो रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लोग कितने सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से, रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से। आ गई बात समझ में? और इसका सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा कि हम एक जीन से हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक जीन से बहुत सारे टाइप्स के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक बच्चों, और आपको पता होगा कि हमारी जो यूकैरियोटिक जीन है बेटा, उसको स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। अगर हम अपने यूकैरियोटिक जीन्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक जीन्स, यूकैरियोटिक अगर हम लोग जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी इस जीन को क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स। और आपको अगर याद आ रहा होगा तो ये जो स्प्लिट जीन्स होते हैं बेटा, ये जो स्प्लिट जीन्स होते हैं, इसमें बहुत सारे म्यूटेशन के हॉट स्पॉट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? म्यूटेशन के। तो इसमें कंटिन्यूअसली म्यूटेशन भी होते रहता है और इसीलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशन हॉट स्पॉट्स, म्यूटेशन हॉट स्पॉट्स, और इसीलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम लोग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक मतलब मान लीजिए अगर हमने अपने ह्यूमन जीनोम को देखा, मान लीजिए उसमें 30,000 जीन ही है तो ठीक है। चलिए, तो ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग लास्टली क्या देख सकते हैं बेटा? अब हम लोग देख सकते हैं फंक्शंस को। और हम लोग फंक्शंस तो मुझे लगता है डिस्कस कर चुके हैं बेटा। हम लोग फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां पर मैं एक एक बस आपके जो भी हैं आपके वो पूरा लिख देता हूं ताकि आपको वापस आ जाए। अगर पहला पॉइंट अगर हम लोग बोले बेटा, तो पहला पॉइंट क्या था आपका? एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एग्लूटिनेशन एंड एग्लूटिनेशन के कारण क्या होता है आपका? लीड्स टू सेल लाइसिस, लीड्स टू सेल लाइसिस। मतलब ये फैगोसाइटोसिस को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। ठीक। फिर दूसरा मैंने क्या बोला था बेटा? ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? ठीक बच्चों, क्यों खुशी? ध्यान देना यहां पर, ठीक है ना? तुमने पूछा था ना इसके इसका आंसर, तो ध्यान देना। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था? कोटिंग ऑफ ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज। मैंने क्या बोला? कोटिंग ऑफ, कोटिंग ऑफ ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज। अब ये ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं बेटा? आपकी आईजीजी और आईजीएम, आईजीजी एंड आईजीएम दोनों ही क्या होती है बेटा? आपकी ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज होती हैं। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बैक्टीरिया को कोड करती हैं, विच फैसिलिटेट्स द फैगो कोटिंग ऑफ ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज, है ना? लीड्स टू, लीड्स टू फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, ये सारी डेफिनेशंस को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं बहुत तेजी से निकल रहा हूं। अब ये मत बोलना कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ठीक है, चलिए। ठीक। अब थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, बताइए एक और क्या हो सकता है बेटा आपका? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन बता चुका हूं, न्यूट्रलाइजेशन।
हम लोग जो बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं बेटा, उससे एंटीबॉडीज जुड़कर क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये भी पढ़ चुके हैं। फोर्थ और क्या होता है आपका, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन बेटा, एंटीबॉडीज जुड़कर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देंगी, जिसके कारण वो फैगोसाइटोसिस को भी क्या करेगा बेटा, फैसिलिटेट करेगा। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद आ रहे होंगे तो याद करो। और कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब यहां पर मैं एक चीज और थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आप एमबीबीएस में ऑलरेडी पढ़ेंगे बेटा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है बेटा। ये भी कुछ इस तरीके के समझिए कि ये भी कुछ ऐसे लगभग 30 प्रोटीन्स का एक समूह होता है बेटा। 30 प्रोटीन्स का बेटा क्या होता है, एक समूह होता है 30 प्रोटीन्स का, जैसे कि एंटीबॉडीज हुए। और ये 30 जो प्रोटीन्स होते हैं, 30 टाइप्स के जो प्रोटीन होते हैं बेटा, ये आपके आपके क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर जुड़ जाते हैं। जैसे ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज कर रही थी, फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट कर रही थी, उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आपके पैथोजन के ऊपर जुड़ेगा और फैगोसाइटोसिस को क्या करेगा बेटा, फैसिलिटेट करेगा। और कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम होता है, याद रखिएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों ही इम्यूनिटी में बेटा पाया जाता है, मतलब कि दोनों ही टाइप के इम्यूनिटी में। तो याद रखिएगा इस चीज को, इट इज ए पार्ट ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज ए पार्ट ऑफ innate innate and acquired immunity। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसको मैंने फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज को वापस से बेटा रिपीट कर दिया है ताकि कोई दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। व्हाट इज एग्लूटिनेशन बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है वो सेल लाइसिस को क्या कर सकती है, एनहेंस कर सकती है। ऑप्सोनाइजेशन, कोटिंग ऑफ ऑप्सोनिन एंटीबॉडीज क्या कौन कौन सी होती हैं, आईजीजी और आईजीएम होती है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि सेल लाइसिस को आगे करा सकता है, ठीक है। और लास्टली मैंने क्या बोला बेटा, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक बच्चों। अब अगर फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी हम लोग ने देख लिया, तो अब हम लोग देखेंगे फटाफट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। आ गई बच्चे बात समझ में? अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, अपने को एक बेटा ट्रिक याद रखनी है, और उस ट्रिक का नाम है गम दे। सर गम तो हमको ऑलरेडी मिलते रहता है, हाँ, तो इसीलिए तो गम दे रहे हैं बेटा आपको, गम दे, ठीक है। गम दे, याद रखिएगा इस ट्रिक को बेटा, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, समझे बेटा। चलिए, तो हमें ये वाली ट्रिक भी याद हो गई, ठीक बच्चे। अब चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एंटीबॉडीज को पढ़ना, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले लिख लीजिए आप आईजीजी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। आईजीजी, आईजीजी, ठीक है। अब आईजीजी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। आईजीजी एंटीबॉडीज सबसे ज्यादा होती हैं, इसका अगर मैं मान के चलूं तो ये होती है 75 to 80%। कितना बोला बेटा मैंने, 75 to 80%, याद रखिएगा इस चीज को, 75 to 80%, ठीक है।
अब सुनो पूरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 75 से 80% है, मोस्ट अबेंडेंट है, मोस्ट अबेंडेंट। तो पहला पॉइंट तो मैंने क्या लिखा, मोस्ट अबेंडेंट। पहला पॉइंट, ठीक बच्चों। दूसरा, लाइटेस्ट एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट बेटा इसी एंटीबॉडी का होता है, लाइटेस्ट एंटीबॉडी, लाइटेस्ट एंटीबॉडी। आ गई बात समझ में? हाँ। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द मेन एंटीबॉडी, it is the main antibody of extracellular fluid, and blood। ये ब्लड और, ध्यान रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड में मेजरली मिलती हैं बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और मेजरली ब्लड में मिलती है आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा एक पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, जैसे मैंने दो रिस्पॉन्स पढ़ाए थे आपको, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी टाइप की जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो formed during secondary immune response, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी समझ में आ गया। अब लास्टली बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मैंने नहीं पढ़ाया बेटा कि कैन क्रॉस प्लेसेंटा, वेरी गुड, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। अरे सिंपल सी बात है बेटा, ये लाइटेस्ट है, ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट भी है, ठीक है, और इसीलिए ये बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में। और याद रखना ये मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट, तो मुझे यहां पर बहुत अच्छे से लिख देना है बेटा कि इट इज मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट एंटीबॉडी। क्या बोला बेटा मैंने, मोनोवेलेंट, मतलब कि जिसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है बेटा, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये क्या है आपकी मोनोवेलेंट एंटीबॉडी का ही स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना रखा है। आ गई बच्चे बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए, तो ये हो गई आपकी आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज। ठीक बच्चों, ठीक, तो ये क्या हो गई बेटा आपकी आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज। ठीक है, एक चीज और अगर आप ये लोग याद रख पाओ तो याद रख लीजिएगा कि इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी क्या करती है बेटा, एक्टिवेट करती है। इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वही जो मैंने आपको बताया था बेटा अभी कुछ देर पहले, कि ये भी उसी तरह का समझिए, जैसे ऑप्शनाइजेशन होता है वैसे बेटा क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होता है। ठीक है, चलिए, तो इतने पॉइंट्स आपको आईजीजी टाइप के एंटीबॉडीज में याद हो जाना चाहिए। मोस्ट अबेंडेंट है, और आपका ये मोस्ट कॉमन भी बोल सकते हो, इसको आप मोस्ट कॉमन भी बोल सकते हो, इसको आप मोस्ट कॉमन भी बोल सकते हो, मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज, मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज भी बोल सकते हो आप इसको। आ गई बात समझ में? ठीक है, और मोनोवेलेंट का मतलब सिंपल सी बात बेटा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये मोनोवेलेंट हो गया। अब आ जाओ दूसरी एंटीबॉडीज के बारे में, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं आईजीए। जैसे याद कराया है वैसे ही पढ़ना है, आईजीए, आईजीए।
ठीक है। अगर मैं इनके नंबर की बात करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इनके नंबर की बात करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास होती है। कितना बेटा? 10%। 10%। ठीक है। इसको एंटी इन्फेक्टिव या एंटी इन्फेक्टिव या सेक्रेटरी एंटीबॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने क्या बोला बेटा? एंटी इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव और मतलब इन्फेक्शन होने से ये रोकती हैं। ठीक है। और सेक्रेटरी एंटीबॉडीज, सेक्रेटरी एंटीबॉडीज। आ गई बात समझ में बच्चों? आ गई बात समझ में? ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सुनो, अब दूसरा पॉइंट सुनो। ठीक है। मुझे बताइए कि इट इज फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड सेक्रेशंस। इट इज फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड सेक्रेशंस। फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सेक्रेशंस, सेक्रेशंस। बात कर चुके हैं क्या? बताइए। मैं बताया था सलाइवा में मिलती है क्या? बिल्कुल मिलेगा, सलाइवा में मिलेगा, स्वेट में मिलेगा, टीयर्स में मिलेगा, और म्यूकस में भी मिलेगा। ये सब क्या है? सेक्रेशन ही तो है बेटा। ठीक है। तो एंटी इन्फेक्टिव, सेक्रेटरी एंटीबॉडीज, और क्या बोला मैंने? फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड्स। और याद रखिएगा ये आपकी क्या है बेटा? बाईवेलेंट एंटीबॉडीज हैं। याद रखिएगा, बाईवेलेंट। बाईवेलेंट कैसे दिखेगा बाईवेलेंट? आइए देखते हैं। ये ऐसा हो गया, और ये क्या बन गया बेटा आपका? बाईवेलेंट। ठीक बच्चों, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बेटा बताओ। ठीक। अब मुझे बताइए कि एक पॉइंट यहां पर अगर हम बात करें तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बच गया। बताइए क्या? क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम में भी तो यही एंटीबॉडीज होती है ना बेटा? क्लोस्ट्रम एंटीबॉडीज। आ गई बात समझ में? चलिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं आईजीएम की, आईजीएम एंटीबॉडीज। ठीक बच्चे, ये होती हैं 5 से 10%। कितना बेटा मैंने बोला? 5 से 10%। 5 to 10%। आ गई बात समझ में? ठीक है। और ये हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, याद रखिएगा। हैवीएस्ट एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा भारी एंटीबॉडी यही होती है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसी का होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को याद रखना है बेटा, कि फॉर्म्ड फॉर्म्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब पहली बार जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है बेटा, तो उस टाइम पर जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता होगा वो आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। आ गई बात समझ में? अब ध्यान देना कि ये पेंटावेलेंट होती हैं। मैंने क्या बोला बेटा? ये पेंटावेलेंट होती हैं। पेंटावेलेंट समझ में आएगा अभी आपको। पेंटावेलेंट। ठीक है। देखो किस तरीके से होगा पेंटावेलेंट। आइए इधर बनाते हैं हम लोग।
ठीक, और ये आपस में जुड़ी होती हैं बेटा कुछ इस तरीके से। और मैंने क्या बोल दिया ये कि ये कैसे बन गई आपकी पेंटावेलेंट एंटीबॉडीज। दिख गया बेटा, ये क्या हो गया आपका पेंटावेलेंट। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक। आ गई बच्चे बात समझ में? तो इसी को मैंने क्या बोला पेंटावेलेंट। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, एक हैवीएस्ट होती है, ठीक है, पेंटावेलेंट होता है इसका कितना पाया जाता है ये, और क्या कि ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बेटा बनेंगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद, हम लोग बात कर रहे हैं आईजीए, सॉरी आईजीएम के बाद क्या आएगा आईजीडी, आईजीडी। ठीक, इसका जो नंबर होता है बेटा ये होता है 1 to 3%, और ये भी मोनोवेलेंट ही होती है। ये भी बेटा क्या होती है आपकी मोनोवेलेंट ही होती है, मोनोवेलेंट ही होती है। मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज, क्या बोला बेटा मैंने, मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज, ठीक है ना। अब 2 पॉइंट इसमें भी याद रखना है, ठीक है, कि इट इज फाउंड ऑन द बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की कोटिंग में बेटा इसकी हेल्प होती है, और ये एंटीबॉडीज एंटीजन को प्लेंटी का काम भी करती हैं, क्योंकि जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उनके ऊपर ये एंटीबॉडीज लगी होती हैं कुछ इस तरीके का, देखना ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये आपकी बी लिम्फोसाइट हो गई, ये क्या हो गई बेटा बी लिम्फोसाइट्स, ठीक, और बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये एंटीबॉडीज की क्या होती है कोटिंग होती है, ऐसा समझो। ठीक है, और यहीं पर ये एंटीजन आकर बेटा क्या हो जाते हैं आपके, ऐसे चिपक जाएंगे। ये क्या है आपके एंटीजेंस। आगे बात समझ में, ठीक, नहीं दिख रहा है क्या, इसको व्हाइट कलर से बना देते हैं ये, ठीक है। तो ये दे आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये एंटीजन को प्रेजेंट करती होंगी। आगे बात समझ में, ये क्या है आपकी बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या है आपकी बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक बच्चों। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कर रही है, पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आ गया कि इट इज फाउंड, इट इज फाउंड ऑन द surface of B lymphocytes, और इसका काम भी होता है बेटा एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो सेकंड पॉइंट क्या मैंने बोला, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। आईजीडी के बाद अगर हम बात करते हैं लास्टली आईजीई एंटीबॉडीज, लीस्ट अमाउंट में बेटा प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं लगभग लगभग 0.05%, ठीक है ना। तो ये लीस्ट अमाउंट, अच्छा ये भी मोनोवेलेंट होगी बेटा, ये भी बेटा क्या होगी आपकी मोनोवेलेंट ही होगी, मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज, ठीक है, ठीक। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, लीस्ट लीस्ट इन द अमाउंट,
लीस्ट इन अमाउंट। ठीक। और दूसरा पॉइंट भी याद रखना, ये कोटिंग करती हैं मास्ट सेल और बेसोफिल्स के ऊपर, मास्ट सेल और बेसोफिल्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये है ये मास्ट सेल या बेसोफिल। अगर आपको हम बात करें तो कुछ इस तरीके का, ये आपके दोनों का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है। ठीक है। तो ये कोटिंग जो होती है वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है बेटा। तो क्या लिखा मैंने बताइए? इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट एंड बेसोफिल्स। बस। ठीक है। और इसका मतलब, इसका नंबर बढ़ेगा एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जी एंटीबॉडी भी बोलते हैं इसको। एलर्जी में ये क्या होती है बेटा, इसका अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हम लोग अभी एलर्जी पढ़ेंगे तब इसका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एलर्जी में ये बढ़ जाती है। ठीक बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड बेसोफिल्स। तो लिख दूं क्या मैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल। मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल। ठीक बच्चों, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये पूरा पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो यहां पर होती है पूरी तरीके से बेटा आपकी एंटीबॉडीज खत्म, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, एंटीबॉडीज के फंक्शन देखे, और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज भी हमने पूरी तरीके से देख लिया। अब मैंने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आपको बता रखा है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताइए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। वेरी गुड। ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एक्टिव और दोनों में बताया था आपको, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। नेचुरल में आएगा एक्टिव और पैसिव, और आर्टिफिशियल में भी आएगा एक्टिव और पैसिव। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उन चीजों को लिखवा रखा था। एक्टिव का मतलब सिंपल सी बात है बेटा, कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन के खिलाफ या किसी इम्यूनोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करेगा तो उस पैथोजन के खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडी को फॉर्म करेगी। हमारी खुद की इम्यून सिस्टम इसमें एक्टिवेट हो रही है और पार्टिसिपेट कर रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। और इस तरीके की एंटीबॉडीज को, इस तरीके की इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। आगे बात समझ में। और जिसमें हम लोग होस्ट को बनी बनाई एंटीबॉडीज दे देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव क्या इम्यूनिटी। उसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी? अब मुझे बताइए कि मुझे किसी रोग की प्रोफाइलेक्सिस करनी है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है बचाव करना। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है, बचाव करना। तो मुझे कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, एक्टिव होगी कि पैसिव होगी?
ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक्टिव। आप वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, आप वैक्सीने अगर किसी को हम वैक्सीन लगा रहे हैं बेटा, तो उसमें हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग होने वाले रोग से बचाव ही तो कर रहे हैं ना। आपको जब कोरोना की जब क्या लगी बेटा, आपको वैक्सीन लगी, तो उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर सिंपल सी बात है, हमने वैक्सीन लगा ली। वैक्सीन क्या था, एक्चुअली इम्यूनोजन था। इम्यूनोजन का मतलब होता है कि वो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, बट डिजीज कॉज ना कराए। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तो वैक्सीन जब हम लोग लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। बट कि हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। और अगर वो वही पैथोजन हमारी बॉडी में वापस एंटर किया, तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज हैं, तो वो उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन अगर हम देते हैं वैक्सीन, तो देखिए हम लोग जैसे डीपीटी का टीका लगता है बेटा, बहुत सारा टीका लगता है, तो उसमें लैग पीरियड आता है। लैग पीरियड का मतलब समझिए, लैग पीरियड का मतलब यह है कि हमने अगर इम्यूनोजन दिया, तो वो तुरंत एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इट विल टेक टाइम। मतलब कि एंटीबॉडीज को बनने में 9 से 10 दिन का समय भी लग सकता है, या उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। तो आप ये समझिए कि वैक्सीन लेने के बाद तुरंत एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें लैग पीरियड आया। आ गई बात समझ में। लेकिन अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या उसको हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं, क्या उसको हम लोग बचाव के उपचार के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम लोग अगर किसी को चोट लगी, जैसे कि हम लोग क्या टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं बेटा, उसमें हम लोग को अब हम लोग को एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन का वेट नहीं करना है, हमको तुरंत ऑन द स्पॉट उसको एंटीबॉडीज देनी है, क्योंकि ऑलरेडी पैथोजन यहां पर घुस चुका है, अब उसको तुरंत मुझे मारना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। तो इसको पैसिव इम्यूनिटी को हम लोग प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें लैग पीरियड नहीं होगा, ये तुरंत जाकर ऑन द स्पॉट प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को हमने होस्ट सिस्टम में डाला है, तो प्री फॉर्म एंटीबॉडी जाकर क्या करेंगी, तुरंत उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। मुझे बताइए कि क्या एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगी। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई जाएगा बेटा, तो बी लिम्फोसाइट बी मेमोरी भी बनेगी और टी मेमोरी भी बनेगी। तो बिल्कुल एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी होगी, इसमें मेमोरी पैसिव में नहीं होगी। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं, ताकि जब कभी आपके एडर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आए या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, तो आपको पूरी तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको पता हो। ठीक है, तो मेमोरी की बात हमने कर ली, प्रोफाइलेक्सिस की बात कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं बेटा। तो देखिए सारी चीजों को मैंने लिख रखा है पहले से ही। पहली बात तो मैंने क्या लिखा, एक्टिव, ये पढ़ा चुका हूं मैं, सारे एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो क्या लिखा है, व्हेन अ होस्ट एक्सपोज टू एंटीजेंस व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड। लिविंग हो सकता है और डेड, जैसे कि हम लोग किसी के अंदर जो वैक्सीन डालते हैं बेटा, तो वैक्सीन एक्चुअली क्या होता है, डेड डेड या हाफ किल्ड, हाफ किल्ड। ठीक है, उसको हम लोग बात करेंगे जब हम लोग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे, तो वहां पर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला, व्हेन अ होस्ट एक्सपोज टू एंटीजन व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एंटीबॉडीज बेटा जो हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, वो होस्ट के इम्यून सिस्टम में क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, होस्ट के इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस हो। देखो, आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सिस्टम, इसका मतलब होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन यहां पर ये टाइम टेकिंग होगा, ये टाइम टेकिंग होगा बेटा, टाइम टेकिंग। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या। लेकिन मुझे बताइए कि यहां पर व्हेन रेडीमेड, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द होस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, और डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेड, यानी कि हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं उसको और होस्ट को, और ये क्या कर, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग। आ गई बच्चे बात समझ में। तो ये पूरा जो मैंने समझा रखा था उसको मैंने पहले से ही लिख दिया था, ताकि मेरा
लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो यहां पर मैंने बहुत अच्छे से बेटा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस लिख रखा है, जो मैंने आपको बताया। देखो वही है, प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, received passively by the host and host immune system does not participate, यही तो बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के। सेकंड क्या, induced by injection और contact with immunogen, मतलब कि अगर हम लोग किसी को अगर नेचुरली तरीके से अगर पैथोजन एंटर किया तो भी हमारी बॉडी क्या फॉर्म करेगी, एंटीबॉडीज को। और अगर हमने डायरेक्टली इम्यूनोजेन डाला है, मतलब कि वैक्सीनेशन किया है, मतलब वैक्सीन मतलब कि हमने उसको वैक्सीनाइज किया, मतलब कि हमने उसको वैक्सीन दी है, तो वो क्या होता है एक्चुअली इम्यूनोजेन होता है, और वो बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज को फॉर्म करेगा। लेकिन कन्फर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी, इसका मतलब क्या है कि होस्ट को हम लोग बेटा बनी बनाई एंटीबॉडीज इसमें देते हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्ग लिव्ड, मतलब लंबे समय तक रहेगा बेटा, लेकिन यहां पर इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो शॉर्ट लिव होगा, बहुत समय के लिए नहीं होगा। अगर आपको टिटनेस बेटा, टिटनेस के इंजेक्शन आपको बार बार लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर लैग पीरियड, मैंने बताया था क्या कि यहां पर जब पैथोजन एंटर करेगा उसके तुरंत बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसको बनने में टाइम लगेगा। लेकिन यहां पर इम्यूनिटी इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही बेटा ये काम करने लगेगी, जैसे कि टिटनेस के केस में होता है, जैसे कि स्नेक के केस में होता है बेटा। अगर किसी को सांप काटता है तो हम क्या लगाते हैं, एंटी स्नेक वीनम ASV लगाते हैं, ताकि हमें तुरंत उसके टॉक्सिन से क्या उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। देखो मैंने जब फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज बताया तो उसमें एक चीज क्या बताया था, न्यूट्रलाइजेशन, तो वो टॉक्सिन को जाकर क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक बच्चे, फिर मैंने क्या लिया, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, मतलब बता दिया, और यहां पर एब्सेंट। ठीक है, सर्व्स नो पर्पस इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट, मुझे बताइए कि अगर किसी पर्सन में अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो क्या ये अच्छे से काम कर पाएगा? क्या इम्यून कंप्रोमाइज्ड जो पर्सन है, क्या उसमें वैक्सीन अच्छी तरीके से काम करती है? नहीं करती है बेटा, उतनी अच्छी तरीके से वैक्सीन काम नहीं करती है जितना एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, जो जिसके अंदर प्रॉपर ह्यूमन सिस्टम है बेटा, मतलब कि वो इम्यून कंप्रोमाइज नहीं है, तो उसमें अच्छे से काम करती है कौन, एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के लिए जो इम्यून कंप्रोमाइज जो पेशेंट होगा उसके लिए पैसिव इम्यूनिटी ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस, मतलब कि वैक्सीनेशन। ठीक है, और यहां पर क्या बोला, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब तुरंत अगर कोई चोट लगी है, तुरंत कोई इंफेक्शन हुआ है, तो हमको उसको ट्रीट करने के लिए पैसिव का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बचाव करना है तो हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी का यूज करते हैं। मुझे लगता है बेटा ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस भी लिखा दिया और समझा भी दिया। एक बार आप इसको रीड करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, है ना। और अगर प्लीज आप लोग से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग को बेटा ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज अपने कलीग्स को भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अदर बच्चों को भी बताइए कि ये प्लेटफॉर्म जो है बेटा मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं बेटा, और हर एक चैप्टर को बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कॉन्सेप्चुअली बेटा मैं हर चीज को आपको पढ़ाऊंगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को और बूस्ट करते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है बेटा, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे उसके बारे में आप जरूर बताइए। अगर जितना हो सकेगा मैं उसकी हेल्प करने की बेटा पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से खाना पीना खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक बच्चों, चलिए ध्यान रखिए, और याद रखिएगा कि अगर कोई भी डाउट आता है बेटा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।